हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 12 की शुरुआत में जियांग जियोन के साथ फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए काम असाइन कर रही होती है। शू टाओ से कहता है कि सिर्फ 1 महीने के अंदर जियांग ने 20,000 शूज बेच दिए हैं। पिछले 10 सालों में मैंने तेंग्यू में इतना अच्छा टैलेंट नहीं देखा और वैसे भी फैक्ट्री को रेंट पर देने से हम इतना मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। जियांग के पास अब तेंग्यू के लिए कोई भी डिजाइनर नहीं होती, क्योंकि पहले तो तेंग्यू के लिए फ्री यूनिकॉर्न ग्रुप ही डिजाइन भेजता था। जियांग कहती है कि हम तेंग्यू का अपना स्टाइल बनाएंगे, इसीलिए मैं तेंग्यू के लिए किसी डिजाइनर को हायर करती हूँ। अब जियांग को तेंग्यू के लिए सीएफओ भी चाहिए होती है। सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कहते हैं और ये काम यूशन किया करती थी। जियांग कहता है कि अगर तुम इस काम के लिए यूशन को हायर करना चाह रही हो तो मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है, क्योंकि जब वो तुम्हारे डैड के लिए काम करती थी तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी। तुम उसको कम से कम प्राइस पर भी हायर करना अफोर्ड नहीं कर सकती। जियांग कहती है कि वो हमारी अपनी मर्जी से भी तो मदद कर सकती है। तो जियांग कहता है कि दिन में सपने देखना छोड़ दो। यंग जियांग जाओयंग के घर पर होता है तो ये जाओयंग की मॉम को बताता है कि उसने कनाडा के इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे दी है। वो वहाँ पर एक स्कूल में पढ़ने के लिए जा रही है और सारे एक्सपेंसेस उसके बॉस उठाएगा। ये सुनकर जाओयंग की मॉम कहती है कि वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है, मुझे उससे बात करनी होगी अभी जाकर। तो यंग जियांग कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो बात और बढ़ जाएगी। और अब बेल होती है। जाओयंग की मॉम देखने के लिए जाती है तो दरवाजे पर एक लॉयर आया होता है। ये वकील बताता है कि अगर आपने मिस वांग हुआ के पैसे 1 हफ्ते में वापस नहीं किए तो वो फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी। यंग जियांग पूछने लगता है कि अगर ये मुकदमा कोर्ट में चला तो क्या होगा। तो लॉयर बताता है कि आपको तब भी पैसे देने पड़ेंगे और इसके साथ साथ कुछ इजाफी पैसे भी होंगे, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ये मसला कोर्ट के बाहर ही हल कर ले। यंग जियांग जाओयंग की मॉम से कहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जाओयंग को इसके बारे में पता चला तो वो अपने इमिग्रेशन के प्रोसेस को तेज कर देगी और इसके बाद फिर आप अकेली रह जाएंगी। और यंग जियांग मिस वांग हुआ को इनके पैसे ट्रांसफर कर देता है और सबूत के तौर पर लॉयर चैन इनकी वीडियो भी बना लेता है। वांग हुआ के यहाँ से जाने के बाद यंग जियांग लॉयर चैन का शुक्रिया अदा करता है। ये सब कुछ यंग जियांग ने करवाया होता है ताकि इस मसले को खुद जल्द से जल्द हल कर सके। घर पर आने के बाद यंग जियांग कहता है कि आपके लिए पैसे देना मेरा फर्ज नहीं है, ये तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, इसीलिए आप इसके बारे में सोचिएगा। ये सब कुछ भी यंग जियांग जानबूझकर कह रहा होता है ताकि जाओयंग की मॉम फिर से ऐसी गलती ना करें। अब जियांग ने यंग जियांग को तेंग्यू बुलाया होता है। जियांग इसको पैसे देती है उन सब चीजों के लिए जो इन्होंने तेंग्यू के लिए की होती हैं। यंग जियांग कहता है कि तुम्हें मुझे इतनी जल्दी पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे भी पैसे नहीं चाहिए। जियांग कहती है कि तुम तेंग्यू के अब से प्रॉक्सी ऑपरेशन मैनेजर हो। जियांग कहने लगती है कि मैं तेंग्यू को वापस से खड़ा करना चाहती हूँ। हम लोगों ने साथ में इतना अच्छा काम किया है, इसलिए फ्यूचर में भी हम साथ में काम करते रहेंगे। यंग जियांग कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दो। अब जियांग मास्टर जांग और जियोन से बात कर रही होती है और इसको ये पता चलता है कि अब दोबारा स्टोर्स पर इनके शूज कोई भी नहीं रख रहा है और ना ही यंग जियांग अभी इनके लिए ऑनलाइन स्टोर खोल रहा है। जियांग कहती है कि मसला ये है कि तेंग्यू का डिजाइन बहुत ही पुराना है, इसलिए अब तेंग्यू को सबसे ज्यादा जरूरत एक डिजाइनर की होती है। अगले दिन शू जियांग से मिलने के लिए तेंग्यू आता है और ये देखता है कि वर्कर्स यहाँ पर बैठकर कार्ड्स खेल रहे हैं। शू अब जैसे ही अंदर जाने लगा होता है तो सामने जियांग का डॉग बैठा होता है, जिसको देखकर शू डर रहा होता है। इतने में यहाँ पर जियांग आ जाती है जो अपने डॉग को अपने पास बुला लेती है, लेकिन जियांग का डॉग के पास नहीं आ रहा होता। तो ये जियोन से कहती है कि आप इसको साइड में ले जाएं और कहने लगती है कि बॉस अब आप अंदर आ सकते हैं। अब शू अंदर आ जाता है तो जियांग इसको पानी देते हुए कहती है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हें एक छोटे से डॉग से डर लगता है। शू कहते है कि पहली बात तो वो छोटा नहीं है और उसको देखने के बाद भला कौन उससे नहीं डरेगा। और अब शू इस बोर्ड की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि तेंग्यू की आधी से ज्यादा अहम पोजीशन अभी खाली है। मुझे तो लगा था कि 20,000 शूज बेचने के बाद तेंग्यू मुझे और ज्यादा सरप्राइज कर देगा, लेकिन ये देखकर तो लग रहा है कि सरप्राइज यहीं पर खत्म हो गया है। जियांग कहती है कि सरप्राइज को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है और अभी तो सिर्फ 1 हफ्ता ही गुजरा है। शू कहने लगता है कि 1 हफ्ता काफी वक्त होता है, प्रोडक्शन लाइन खाली पड़ी है और तुम्हारे वर्कर्स बाहर बैठकर कार्ड्स खेल रहे हैं। तेंग्यू में भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम चल रही है। तो जियांग कहने लगती है कि मैं इनको एक एक करके हल करने की कोशिश कर रही हूँ। शू कहता है कि अगर तुम ऐसा कर भी रही हो तो फिर तुम बहुत स्लो हो। जियांग कहती है कि बिजनेस करना इन्वेस्टमेंट करने से बहुत मुख्तलिफ है, इसीलिए प्रोसेस में टाइम लगता है। तुम हम काम करने वालों को सांस लेने का भी तो मौका दो। तो शू कहता है कि अगर मैं तुम्हें मौका नहीं दिया होता तो तुम आज यहाँ पर नहीं बैठी होती। जियांग कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था वैसे भी यहाँ पर। ये बात सुनकर शू को अच्छा नहीं लगता और ये यहाँ से चला जाता है। और जब शू यहाँ से जा रहा होता है तो जियांग इसको देखने के लिए आती है। अगले दिन जब शू ऑफिस आता है तो ये गोंगली से कहता है कि तेंग्यू को चलाने के लिए डिफरेंट मैनेजमेंट टीम्स को यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाओ। गोंगली कहते हैं कि क्या आप मिस जियांग को फायर कर रहे हैं। शू कहता है कि मेरा हमेशा से ही गोल ये रहा है कि मैंने तेंग्यू को वापस उसकी जगह पर लाना है। गोंगली कहता है कि तुम्हें जियांग के
सेल्स रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। शो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द और बेस्ट रिजल्ट चाहिए। गोंगली कहते हैं कि तुमने तेंग्यू में इन्वेस्टमेंट बहुत ही इमोशनली होकर की है। शो गुस्से में गोंगली से कहता है कि अगर एक इन्वेस्टर किसी प्रोजेक्ट में इमोशनली इन्वेस्टमेंट करे तो उसको इन्वेस्टर नहीं समझा जाता। गोंगली कहता है कि मुझे समझ आ गई है और मैं इस सब को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर जायोंग मौजूद होती है। शो जायोंग को देखकर कांग्रेचुलेशंस कह रहा होता है कि इसकी रिसेंट वीडियोस पर बहुत अच्छा रिएक्शन आया है। जायोंग कहती है कि क्या आप किसी इंसान की वैल्यू को मुनाफे की बेस पर जज करते हैं? तो शो कहता है कि किसी इंसान को जज करने के लिए हमें मेयार की जरूरत होती है। जायोंग कहती है कि ये स्टैंडर्ड फिर बहुत जालिमाना है। जो इसकी ये बात सुनकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जायोंग जब घर पहुँचती है तो इसकी मॉम बाहर इसका वेट कर रही होती है। जायोंग अपनी मॉम को यूँ देख कर कहने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसकी मॉम कहने लगती है कि मैं तुम्हें खास तौर पर यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ, और जायोंग को बताती है कि मैंने अपने कर्जे को सेटल कर लिया है और मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा कभी भी स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं करूंगी। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें किसी पेपर पर ये लिख कर भी दे सकती हूँ। जायोंग अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर आप करना क्या चाहती हैं? तो जायोंग की मॉम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर कनाडा चली जाओ। रात में जब ये घर आती है तो यंगजियान इसका इंतजार कर रहा होता है। जायोंग पूछने लगती है कि आखिर तुमने मेरी मॉम को क्या बताया है? यंगजियान पूछने लगता है कि आखिर उन्होंने तुमसे क्या कह दिया है? जायोंग कह रही थी कि उनका रवैया बहुत बदला हुआ लग रहा था और वो ये भी कह रही थी कि मैं उनको छोड़कर कहीं जाने वाली हूँ। यंगजियान कहता है कि तुम अपने काम में काफी बिजी हो, इसलिए तुम्हें इस तरह की चीजों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। अब यंगजियान जाने लगता है कि जायोंग से कहता है कि अगर अगली दफा तुम्हारी मॉम इस तरह की कोई हरकत करे तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से डील कर लूंगा। यंगजियान के यहाँ से जाने के बाद जायोंग इसके पास आती है। यंगजियान कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जायोंग कहने लगती है कि ची ने मुझे बताया था कि तुम्हें आजकल जियांग ढूंढ रही है। जायोंग कहती है कि ची ने मुझे बताया था कि जियांग चाहती है कि तुम तेंग्यू का ऑनलाइन स्टोर चलाओ। यंगजियान कहता है कि मैं इसके लिए नहीं माना हूँ। जायोंग कहती है कि तुम ये सिर्फ मेरी और जियांग के मसले की वजह से कर रहे हो। यंगजियान कहते हैं कि हम फैमिली हैं, मैं तुम्हें छोड़कर किसी बाहर वाले का साथ तो नहीं दे सकता ना। जायोंग कहती है कि ये मेरा और उसका मसला है, इसका तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे भी ये तुम्हारा करियर है, इसके लिए तुम्हें मेरी राय की जरूरत नहीं है। यंगजियान कहते हैं कि मुझे जरूरत है क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। ये सुनकर जायोंग को अच्छा लगता है तो यंगजियान कहने लगता है कि तुम हमेशा कहती हो कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल नहीं करती, इसीलिए मैं खास तौर पर तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। जायोंग कहने लगते है कि मैंने शू से सुना था कि वो जियांग को रिप्लेस करना चाह रहा है क्योंकि वो तेंग्यू को सही से मैनेज नहीं कर पा रही। मुझे लगता है कि वो इस वक्त बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, अगर तुम उसकी मदद कर सकते हो तो ये काफी अच्छा होगा। यंगजियान ये सुनकर हैरान होता है और पूछने लगता है कि क्या तुम वाकई में ही जियांग की मदद करना चाहती हो? जायोंग कहने लगती है कि जियांग बहुत मगरूर हुआ करती थी, लेकिन अब वो बहुत ऊंचाई से गिरी है और उसके पास कोई भी नहीं है जिस पर वो रिलाय कर सके, और अब इस हालत में जब उसको दूसरों से मदद मांगनी पड़ती होगी तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होगा। यंगजियान कहते हैं कि क्या तुम ये भूलने के लिए तैयार हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? जायोंग कहती है कि मैं माजी को भुला नहीं रही, बस माजी के बुरे हिस्से को अपनी जिंदगी से जाने दे रही हूँ। ये सुनकर यंगजियान हंसने लगता है और जायोंग चली जाती है यहाँ से। शू काम कर रहा होता है तो इसको आंट की कॉल आती है कि तुम्हारी मॉम फैक्ट्री में गिर गई है। शू ये सुनकर फौरन यहाँ से चला जाता है। अब शू अपनी आंट के साथ अपनी मॉम को घर पर लेकर आ रहा होता है। शू अपनी मॉम से कहता है कि मैंने डॉक्टर से कंफर्म कर लिया है, अगले हफ्ते आप चेकअप के लिए भी जाएंगे और आपकी मैंने सर्जरी भी कंफर्म करवा दी है। आंट भी कहने लगती है कि आपको इस दफा शू की बात माननी होगी। तो शू की मॉम कहने लगती है कि अगर मैंने सर्जरी करवा ली तो मुझे आधा महीना तो रेस्ट करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरी फैक्ट्री का क्या होगा? शू को गुस्सा आ रहा होता है कि फिर से इसकी मॉम फैक्ट्री के बारे में बात कर रही है। शू अपनी आंट से कहता है कि आंट, एक हफ्ते के लिए मैं फैक्ट्री आपके हवाले कर रहा हूँ। जाते हुए शू अपनी मॉम से कहता है कि अपना ख्याल रखिएगा। गौई आज अपने डैड से मिलने के लिए आया होता है। गौई के डैड कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि वेयर हाउस की हालत बेहतर होती जा रही है और तुम भी काफी बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आज जियांग अपने डैड की खबर पर आई होती है और अपने डैड से कह रही होती है कि अब मुझे अंदाजा हो गया कि ये इंडस्ट्री कोई फेरी टेल नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं आखिर कब तक इस सब को संभाल पाऊंगी। यहाँ पर यूशन आती जो उससे कहती है कि शुरुआत में बिजनेस इतना ही मुश्किल होता है। यूशन जियांग के डैड की कब्र पर फूल रखती है। जियांग कहने लगती कि मेरे डैड को गुजरे हुए सिर्फ 100 दिन गुजरे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सदी बीत गई है। अब गावी के डैड इसको बता रहे होते हैं कि जियांग चिशंग के वेयर हाउस में कुछ स्टॉक्स थे। ये गावी से कह रहे होते हैं कि अगर बिजनेस करने वाला आपका दोस्त भी हो तब भी आपको गैर कानूनी ट्रेडिंग में नहीं पड़ना चाहिए। और यूशन जियांग को बता रही होती है कि गैर कानूनी ट्रेडिंग करने वाला और कोई नहीं बल्कि गावी के डैड गाओजेंग थे। यूशन कहती है कि तुम्हारे डैड ने कभी नहीं सोचा था कि उनका सबसे अच्छा दोस्त गबन में शामिल हो जाएगा। इसी मोमेंट पर एपिसोड 12 खत्म हो जाती है।